हम क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसे हम इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चर राशियां क्या होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ऐसी राशियां जिनका मान नियत नहीं होता, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इन सभी राशियों को हम लोग कौन सी राशि कहते हैं? तो चर राशि कहते हैं। एक और होता है अचर राशियां, जो आपको पता ही होगा। अचर राशियां क्या होती है स्टूडेंट? अचर राशियां होती हैं ऐसी राशियां जिनका मान फिक्स होता है, नियत होता है, उसे हम अचर राशि कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 4 और चर राशियों का अगर एग्जांपल देखें तो चर राशियां क्या होती है? जैसे x, y, z, ठीक है ना, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में हम जानते हैं कि आपका चैप्टर किस पर आधारित है, किसके बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि रैखिक समीकरण क्या है। देखिए स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन क्या है? तो देखिए ध्यान से, इसका डिफिनीशन है ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों का अधिकतम घातांक 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। दैट मीन्स एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर राशियां हैं, उनका अधिकतम घात कितना होना चाहिए स्टूडेंट? उनका अधिकतम घात 1 अगर है तो हम कहेंगे वह इक्वेशन जो है एक लीनियर इक्वेशन है। दैट मीन्स रैखिक समीकरण है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स है 3x + 2y = कितना है? 5। तो 3x + 2y = कितना है? 5। और हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 9x + 12y = 17, ठीक। और आप एग्जांपल लिख सकते हैं इसी तरीके से। अब देखिए 3x + 2y = अगर 5 है तो यहाँ पर अगर हम पूछें कि बताइए x का मैक्सिमम पावर क्या है, तो आप आंसर करेंगे कि सर यहाँ पर x का जो मैक्सिमम पावर है वह 1 है। क्योंकि अगर कहीं पर वेरिएबल चर राशियों का कोई पावर नहीं होता तो हम कहते हैं सर वहां पे मैक्सिमम पावर क्या है? तो 1 है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए y का भी मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो रैखिक समीकरण का जो डिफिनीशन है वो कह रहा है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशियों का अधिकतम घातांक 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 1 है और y का मैक्सिमम पावर 1 है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण कहते हैं स्टूडेंट? रैखिक समीकरण कहते हैं। अगला है 9x + 12y = 17। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। x का मैक्सिमम पावर 1, y का मैक्सिमम पावर भी 1। तो इस तरीके के जितने भी इक्वेशन होंगे वो सभी क्या होंगे? रैखिक समीकरण होंगे। जैसे आप चाहें तो और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3x - 4y = 8, ठीक। यह भी आपका रैखिक समीकरण है, ठीक। तो रैखिक समीकरण जितने भी होते हैं वह हमेशा प्लस और माइनस से ही सेपरेट होते हैं, वह हमेशा प्लस और माइनस से ही सेपरेट होते हैं। अब यह बताने का पर्पज क्या है कि सर हमेशा प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं? तो प्लस माइनस से अलग किया जाता है x और y को, x और y को। अच्छा, अगर x और y को अगर हम प्लस माइनस से अगर सेपरेट न करें तब दिक्कतें क्या आ सकती हैं सर? ठीक। तो देखिए ध्यान से, दिक्कतें क्या आ सकती है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिक्कतें ये होंगी कि अगर हमने लिखा x y प्लस x = हमने लिखा यहाँ पर 8। अब यह हम पूछे कि बताइए यह जो इक्वेशन है यह रैखिक है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 1 और y का मैक्सिमम पावर 1। तो अगर मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में जब हमारे दो चर होते हैं तो कभी भी रैखिक समीकरण नहीं होते, वो कभी भी रैखिक समीकरण नहीं होते। आपको इतना ही दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1। अच्छा, मिला के मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। तो मल्टीप्लीकेशन में तो मिलाकर यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 होगा। तो हमने आपको डिफिनीशन बताया कि रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यह हमारा रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ए आपका रैखिक समीकरण, ए भी रैखिक समीकरण है, ए भी रैखिक समीकरण है। अब आपको क्या करना है? रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको फेयर कॉपी में कॉपी करके लिखना है। अगला चलिए, अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब है कि हमारे पास जो रैखिक समीकरण है वो उसमें कितने चर होने चाहिए? 2 चर होने चाहिए। तो उस रैखिक समीकरण का नाम क्या हो गया? 2 चर, ठीक। आगे क्या है? युग्म है। युग्म का मतलब क्या होता है? पेयर।
इसका मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने होने चाहिए स्टूडेंट? तो दो होने चाहिए। अगर आपके पास दो है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसे हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना? इसका मतलब आपके पास एक ऐसा लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं और हमारे पास पेयर में है। आगे चलिए, अब यहाँ पर इसका हम डिफिनीशन न लिखते हुए आपको ऐसे ही बताते हैं। देखिए यहाँ पे है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो यह दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, दो रैखिक समीकरण हैं जिनमें मैक्सिमम पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हो गए। ठीक, अब युग्म है, देखिए दो इक्वेशन हमारे पास है तो दो युग्म हो गए। ठीक है, तो यह युग्म बन गए। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया। नीचे लिखा हुआ है जहां a1 b1 a2 b2 शून्य नहीं है। ठीक, a1 b1 a2 b2 c1 c2 पर कोई कंडीशन नहीं है। c1 c2 आपका जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ए है, कंडीशन ए अप्लीकेबल है कि a1 b1 a2 b2 कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। तब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर जीरो क्यों नहीं होने चाहिए? तो देखिए ध्यान से, जीरो क्यों नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लिखें, हमने लिखा 0x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो आप कहेंगे सर यह तो लिखा हुआ है 0 इंटू एक्स, तो 0 इंटू एक्स सर तो 0 हो गया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, दैट मीन सर y इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो आप कहेंगे सर y इक्वल टू 3 हो गया, और y इक्वल टू 3 है तो इसमें तो एक ही वेरिएबल है, इसमें तो दो वेरिएबल है नहीं, क्योंकि x का 0 में जब x का मल्टीप्लाई हुआ तो आपका वेरिएबल क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ठीक है ना, गायब हो गया। तो यह जो वेरिएबल है एक वेरिएबल है, जबकि यहाँ पर हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि a1 b1 a2 b2 कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे चलिए, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 3x प्लस 5 इक्वल टू 6। ठीक, आप चाहे तो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक, आप लिख लें 3x प्लस 10y इक्वल टू कितना? 20 कर लीजिए। ठीक, और एक लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको पेयर में लिखना है, तो यहाँ पर 7x प्लस में कितना? 10y इक्वल टू 30। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पर पेयर में होने चाहिए दो रैखिक समीकरण। चलिए, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे मूव करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आगे है दो चर वाले रैखिक समीकरण का बीजगणितीय रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का बीजगणितीय रूप हम देखना चाहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उनका बीजगणितीय रूप क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बीजगणितीय रूप बताइए क्या होगा। तो बीजगणितीय रूप जो होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, इसी को हम बीजगणितीय रूप कहते हैं। बीजगणितीय रूप का मतलब है कि वह चर राशियों और अचर राशियों में अगर कोई समीकरण है तो ही आपका क्या कहलाता है? बीजगणितीय रूप कहलाता है। इसका मतलब आप 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 लिखें, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5 लिखें, ये सभी क्या है? आपके बीजगणितीय रूप हैं। आगे चलिए, अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। तो यहाँ पे हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, तो हमारे पास जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, हम उनका ज्यामितीय निरूपण देखना चाहते हैं कि अगर हम उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो उनका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेटिव क्या मिलेगा आपको। तो चलिए, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया है। इसे समझने के लिए निम्नवत उदाहरण हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 है, 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना है? 24 है। और यहाँ पर एक ग्राफ है, एक स्केल हमने बनाया है, ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ पर आपको इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 12 है। आपको पता है क्या है? रैखिक समीकरण है। आपको दिमाग में सेटअप रखना है हमेशा कि जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं उनका हमेशा ग्राफ या आलेख एक रेखा बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? एक रेखा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए तो उनका नाम क्या है? रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण, इसका मतलब एक ऐसा समीकरण सर जो हमेशा एक लीनियर बनाए, एक लाइन फॉर्म करे, एक फ्रेम करे, उसे ही हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। आप ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हम इसका ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनाएंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ को हिंदी में आलेख कहते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला इक्वेशन हमारा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो आपको हमेशा याद रखना है मैथमेटिक्स में कि किसी भी
लाइन का किसी भी लीनियर इक्वेशन का रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए बताइए आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। मतलब आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो सोचिए, तो यहां पर इसका आंसर है स्टूडेंट कि अधिकतम मिनिमम 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। मिनिमम कितने? 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। जैसे यहां पर अगर एक बिंदु है और यहां पर एक बिंदु है तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो एक रेखा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हमको कितने मिनिमम पॉइंट्स की नीड होती है। तो 2 मिनिमम पॉइंट्स की नीड होती है। तो चलिए अब यहां पर हम यहां से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कि यहां पे 2 पॉइंट्स क्या होंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पर इस तरीके से हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है ना। इस तरीके से एक बॉक्स हमने बना दिया, ये हमारा बॉक्स बनके तैयार हो गया। ये है, यह बॉक्स हमने इस लाइन के लिए बनाया है, ठीक, जो यह पहली इक्वेशन है, ठीक, पहली इक्वेशन के लिए। यहां पर आपका x है, यहां पर क्या है? y है, x और y। तो x और y, तो आपको पता है कि इस रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदु चाहिए, तो x की वैल्यू हम कितना रख दें? 0 रख दें। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बताइए 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसका मतलब जब x की वैल्यू सर 0 थी तो y की वैल्यू हमको पहले समीकरण से कितना मिला? 6 मिला, ठीक है ना। अब पहले इक्वेशन में एक बार हमने x को 0 करा, अब इस बार y को 0 करते हैं। तो y को जब 0 करेंगे तो y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो y को हमने 0 करा। अब y अगर 0 हो गया तो बताइए y की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया? 12। 3x इक्वल टू 12, 3 4 जा 12, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो x की वैल्यू 4 मिल गई, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब पहले समीकरण का जो बिंदु हमको मिला वो क्या मिला? पहले क्या होता है? x, फिर उसके बाद y। तो हमेशा बिंदु को x, y के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट बना 0,6, 0,6। तो 0,6 ग्राफ में दिखाई, तो 0,6 कितना है? 0,6 का मतलब हुआ x में कितना चला? 0, y में कितना चला? 6। तो x एक्सिस आपका ये है, ये आपका क्या है? x एक्सिस है, और ये क्या है? y एक्सिस है। तो x में अगर 0 चला इसका मतलब नहीं चला, ठीक, तो कहां पे रुक गया? ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर। तो इसका मतलब x में 0 चला मतलब यहाँ पर है। उसके बाद y में कितना चला स्टूडेंट? y में 6 चला। तो y में अगर 6 चलता है तो बताइए y में 6 चला तो पॉजिटिव 6 है, मतलब 6 के आगे प्लस लिखा हुआ है। तो ऊपर चलेंगे हम, क्योंकि इधर आपका पॉजिटिव x एक्सिस होता है, इधर क्या होता है? नेगेटिव x एक्सिस होता है, ठीक। और ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव y एक्सिस होता है, और नीचे क्या होता है? नेगेटिव y एक्सिस होता है। आई थिंक इतना आपको पता होगा, ठीक। तो चलिए 0,6 पॉइंट को दिखाते हैं कि ये ग्राफ में कहां पे पड़ेगा। तो x में 0 और y में 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका पॉइंट यहाँ पे मिल गया। यही आपका पॉइंट क्या है? 0,6। ये 0,6 हो गया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो x का कितना है? 4, y का कितना है? 0। तो 4 कामा कितना हो गया स्टूडेंट? 0। तो 4 कामा 0 हो गया, तो x में कितना चला? 4, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट, पहला निर्देशांक हमेशा क्या होता है? x का होता है, दूसरा किसका होता है? y का होता है। तो बताइए 4 कामा 0 है, तो अगर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू तब क्या है? 0 है। तो 4 कामा 0 है, तो बताइए x में कितना चला? 4, तो 1 2 3 4, और y में कितना चला? 0, मतलब नहीं चला, तो यहीं पे रुक गया, ठीक। अब यह पॉइंट कितना है? 4 कामा 0। अब यह 4 कामा 0 हो गया। अब बताइए हमको कितने बिंदु मिल गए? 2 बिंदु मिल गए। अब आपको पता है कि 2 बिंदु से हम एक लाइन बना सकते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करिए? आप मिला दीजिए। इस तरीके से हमने मिला दिया, ठीक, और इसे मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए इस तरीके से। तो ये लाइन बन गया। आपको हमेशा याद रखना है कि लाइन जो होती है वह दोनों हेड पर एरो लगा होता है। अगर दोनों हेड पर एरो लगा है तो उसका मतलब क्या होता है? दैट इज अ लाइन, वह क्या है? रेखा है। अब दूसरे इक्वेशन का बनाते हैं। तो दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है? 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। तो इसका देखिए यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पर 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 है। तो x का वैल्यू इस बार 0 करें, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y। तो x की वैल्यू अगर हम 0 करें तो बताइए x की वैल्यू अगर 0 करेंगे, x की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो बताइए 4 इंटू 0 0,
तो 3y इक्वल टू कितना हो गया 24, 3y इक्वल टू 24, तो बताइए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 बाई में 3, 3 8 जा कितना हो गया 24, तो बताइए y की वैल्यू कितनी आएगी 8। ठीक है ना। इसके बाद हम किसको जीरो करेंगे, y को जीरो करेंगे। तो y की वैल्यू अगर जीरो किया जाए तो y की वैल्यू जीरो, तो 3 इंटू जीरो कितना हो गया 0, तो 4x। अगर 4x इक्वल टू 24 है तो 4 6 जा कितना 24, 4 6 24, तो 4 6 जा 24, 4 6 24 हो गया। तो बताइए x का वैल्यू कितना मिला 6 मिला, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है ना। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 24, तो हमने x को जीरो करा तो 4 इंटू जीरो जीरो हो गया, 3y इक्वल टू 24, 3 बटे कितना हो गया 24, तो x की वैल्यू जब जीरो है तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 8 आ गई। उसके बाद हमने y को जीरो करा तो हमने देखिए यहाँ पे y को जीरो कर दिया। अगर y जीरो हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू जीरो, तो 3 इंटू जीरो जीरो, 4x इक्वल टू 24, तो 4 6 जा कितना 4 6 24, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया और हमको किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए बताइए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है, मिनिमम वो भी तो 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 8 हो तो पहले x का कोऑर्डिनेट फिर देन y का कोऑर्डिनेट। तो x में कितना चला 0, y में कितना चला 8, तो x में 0 चलाइए मतलब यहाँ पर है, y में कितना चलाना है 8 चलाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपको मिल गया 1 पॉइंट 0,8, तो ये आपका पॉइंट हो गया 0,8। अगला x में कितना चला 6, y में कितना चला 0, तो पॉइंट आपका कितना हो गया 6,0, तो 6,0 हो गया। तो x में कितना चला 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पहुंच गया 6,0, y में चला ही नहीं 0 चला, तो इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक कितना पॉइंट है 6,0। अब यह आपका पॉइंट मिल गया, यह पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम आपस में मिलाएं तो कुछ यूं इस तरीके से यह पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से यह पॉइंट मिलेंगे आपस में। अब देखिए ध्यान से, ये इसका क्या हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि इसे हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसी को हम कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। अब देखिए ध्यान से, अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हमने पढ़ लिया बीजगणितीय रूप और हमने क्या पढ़ लिया ज्यामितीय निरूपण। अब देखिए ध्यान से, आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा स्टूडेंट कि सर आपने x का वैल्यू 0 करा है, हम सर x की वैल्यू 1 भी तो रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, तो आप स्टूडेंट रख सकते हैं। हमने बताया किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत है, तो अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू सॉल्व करने पर हमको कुछ मिलेगी। ठीक है ना, y की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 करा है तो आप y की वैल्यू 1 रखें 2 रखें, आप फ्री हैं, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो x की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग कुछ दूसरी आएगी। हमने यहाँ पर चालाकी क्या किया है, हमने x की वैल्यू 0 रखा और y की वैल्यू एक बार 0 इसलिए रखा क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर हमको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, y की वैल्यू भी 0 रखने पर हमको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो एक बार x को 0 करके y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर एक बार y को 0 करके हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, तो आप फ्री हैं, आप दूसरा भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे, सिफारिश करेंगे कि आप क्या करें कि x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखें, उससे क्या होता है कैलकुलेशन आसान होता है। आपको 2 पॉइंट से मतलब है, ठीक, आपको 2 पॉइंट मिल गया, ठीक, आपका काम खत्म, ठीक, आपको तो ग्राफ प्लॉट करना है केवल। ठीक है, तो यह हो गया आपका ज्यामितीय निरूपण। अब देखिए ध्यान से, अगर हमने ग्राफ का ज्यामितीय निरूपण सीख लिया और बीजगणितीय निरूपण सीख लिया तो इनसे अब निष्कर्ष क्या निकलता है, तो देखिए ध्यान से, अब इनसे निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो यहाँ पर अगली हेडिंग है ज्यामितीय निरूपण के निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कंक्लूजन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ज्यामितीय निरूपण के निष्कर्ष क्या हैं। ठीक है, इनसे हमको क्या पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक, रैखिक समीकरण के युग्म। अगर आपके पास रैखिक समीकरण के युग्म है, इसका मतलब रैखिक समीकरण के युग्म से 2 लाइनें हमेशा बनेंगी, 2 रेखाएं बनेंगी। तो वो 2 रेखाएं जो हैं, हो सकता है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर जाके कट करें, ठीक, एक बिंदु पर आपस में कट करें। तो दोनों रेखाएं अगर एक बिंदु पर अगर कट करेंगी तो आपको याद रखना है, अगर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर अगर कट करती हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर आपको दोनों रेखाओं से कितने हल मिले हैं, एक हल मिला है, एक हल मिला है, एक हल है, या इसी को हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है ना, अद्वितीय हल।
तो आपको याद रखना है दो रेखाएं हैं तो या तो दोनों आपस में कट करेंगी या तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी पर या एक दूसरे पर ओवरलैप करके चली जाए। ठीक, ओवरलैप करने का मतलब है एक रेखा जा रही है दूसरी रेखा उसी पर से पास ऑन हो गई। तो इन्हीं तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए ध्यान से, ज्यामितीय निरूपण के निष्कर्ष, ठीक है ना। तो पहला निष्कर्ष ये है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो दोनों रेखाएं अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो देखिए ध्यान से, यह रेखा हमने इस रेखा का नाम दिया है L1 और इस रेखा का नाम क्या है L2। अब यह दोनों रेखाएं आकर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद की। अगर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद की तो बताइए ग्राफ में आलेख में यह जो पॉइंट होगा, यह जो बिंदु होगा, यह बिंदु दोनों लाइनों के लिए संतुष्ट करेगा, दोनों लाइनों पर पड़ेगा। अगर दोनों लाइनों पर अगर यह बिंदु है इसका मतलब यह बिंदु दोनों लाइनों के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। तो अगर ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो हम कहते हैं एक हल है या अद्वितीय हल है। आगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है ना, यहाँ पर प्रतिच्छेद की तो एक हल मिला। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद ही नहीं करती, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। ठीक, अगर प्रतिच्छेद नहीं करती, जैसे आप रेलवे लाइन का ट्रैक देखते हैं तो रेलवे लाइन का जो ट्रैक होता है वो कभी भी आपस में मीट नहीं करता, ठीक है ना, हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर बना रहता है। तो ऐसी रेखाएं जो हैं आपस में, ऐसी जो ट्रैक हैं, ठीक, तो उसको हम यहाँ समझ लेते हैं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात समांतर रहती हैं। तो दो रेखाओं के समांतर होने का मतलब है कि दोनों रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक, तो दोनों रेखाएं आपस में देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। यह L1 रेखा, यह क्या है L2 है। तो अब आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पर दोनों लाइनें आपस में एक बिंदु पर कट की थी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की थी, तो एक बिंदु पर अगर कट करेंगी तो एक हल होगा, अगर दो बिंदु पर कट करेंगी तो दो हल होगा। ठीक, एक बिंदु पर कट किया तो एक हल हुआ, या इसे अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय को हम लोग इंग्लिश में यूनिक भी बोलते हैं। ठीक, अद्वितीय का मतलब होता है कि एक ही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक, जैसे अद्वितीय का अगर मतलब आपको समझाएं, जैसे आप हैं तो आप इस दुनिया में एक ही हैं, ठीक, आपकी तरह दूसरा कोई नहीं है, तो आप भी क्या है, यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। ठीक, अब आपको आई थिंक पता चल गया होगा। आगे चलिए, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात समांतर रहती हैं। तो L1 हो गया, L2 हो गया। अब बताइए ये दोनों लाइनें अगर आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो बताइए क्या इसका कोई हल होगा? ठीक, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब आपस में जाके कट करेंगी तभी तो हल होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कोई हल नहीं है। ठीक, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे कोई हल नहीं है। आगे देखिए तीसरा यहाँ पे देखते हैं, तीसरा पॉइंट। तो तीसरा निष्कर्ष है यहाँ पर दोनों रेखाएं संपाती। तो संपाती का मतलब होता है कोइंसिडेंट, ठीक है ना, कोइंसिडेंट। दोनों रेखाएं संपाती हैं। दोनों रेखाएं संपाती का मतलब है यहाँ पे हमने बनाया है एक रेखा L1 है और यह जो रेखा हमने अलग कलर से किया है यह L2 है। एक रेखा जा रही थी, उसी पर एक रेखा और पास ऑन हो गई। तो हम ऐसे सिचुएशन को कहते हैं कि दोनों रेखाएं कैसे हैं, संपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं। दोनों रेखाएं आपस में, दोनों लाइनें आपस में क्या करेगी, कोइंसिडेंट कर गई। अच्छा, अगर हम पूछे कि बताइए स्टूडेंट L1 रेखा और L2 जो रेखा है वो बताइए आपस में कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप कहेंगे सर प्रतिच्छेद तो कर नहीं रही है, उसी पर से पास ऑन हो रही है। अगर उसी पर से गुजर रही है इसका मतलब सर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो बहुत सारे ऐसे बिंदुएं होंगी जो दोनों पर पड़ रही हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही लाइन है, दोनों एक ही पर से पास ऑन हुई है। तो इसका मतलब सर यहाँ पर हमको बहुत अगर बिंदुएं मिल गई, बहुत बिंदुएं दोनों ही रेखाओं पर हैं, इसका मतलब यहाँ पर बताइए एक ही बिंदु था दोनों लाइन पर, तो एक हल। अब बताइए यहाँ पर बहुत सारे बिंदु, बताइए कितने हल हो जाएंगे, तो अनंत हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में आपको कितने हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। ठीक है ना, कितने हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन हमने देखा कि अगर आपके पास 3x + 2y = 5 है तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। का मतलब है एक ऐसा समीकरण जिनमें x और y का मैक्सिमम पावर क्या हो,
एक हो तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म, मतलब आपके पास जो रैखिक समीकरण उसमें कितने चर राशियां होने चाहिए, दो ही होना चाहिए, ठीक। तो दो चर राशि अगर वाले रैखिक समीकरण हैं, अगर आपने दो लिख दिया है, दो रैखिक समीकरण लिख दिया है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद हमने ये देखा कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनका बीजगणितीय रूप क्या है और ज्यामितीय निरूपण क्या है। तो बीजगणितीय रूप क्या है, बीजगणितीय रूप आप जानते हैं, जैसे आप लिखते हैं 3x + 2y = 10, तो ये सब क्या है, बीजगणितीय रूप है, ठीक। उसके बाद हमने ज्यामितीय निरूपण देखा। ज्यामितीय निरूपण में आपको जो रैखिक समीकरण दिया जाएगा, रैखिक समीकरण से हमेशा एक रेखा बनता है, तो रेखा बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पर स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग करने के बाद हमको हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो दो बिंदुओं की अगर जरूरत पड़ती है तो हम एक बार x को 0 करेंगे, y निकाल लेंगे, फिर y को 0 करेंगे, x निकाल लेंगे, ठीक। आप दूसरा भी काम कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 रखें, आपको y दूसरा मिलेगा, और ऐसे ही x की वैल्यू दूसरा कुछ रखें तो y की वैल्यू, आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि ज्यामितीय निरूपण के निष्कर्ष क्या हैं, ठीक। तो ज्यामितीय निरूपण के 3 निष्कर्ष होते हैं, या तो दोनों रेखाएं जो हैं आपस में एक ही बिंदु पर कट करेंगी तो एक हल होगा, या तो समांतर चली जाएंगी तो कोई भी हल नहीं होगा, या तो दोनों एक ही दूसरे पर ओवरलैप या तो कोइंसिडेंट हो जाएंगी, एक ही दूसरे पर लोट-पोट के चली जाएंगी, तो हम कहेंगे अनंत हल होंगे। क्यों अनंत हल होगा, क्योंकि बहुत सारे जो बिंदुएं होंगी वह दोनों रेखाओं पर मिल रही होंगी। अब आइए आगे हम चलते हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1, तो आपके पास बुक है, आप बुक बगल में रख लें, ठीक है ना। तो प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्नावली के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।